Hello guys, last part of the reproduction today. मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हमने पिछली क्लास में एक्सप्लेन किया था और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के जो मेन पार्ट थे वो भी हमने बताए थे। एक बार फिर थोड़ा सा मैं बता देता हूँ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर कौन कौन से पार्ट हमने डिस्कस किए थे। हमने पहला था पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं। पेयर ऑफ टेस्टिस का फंक्शन क्या है? ड्यूअल फंक्शन होते हैं, ध्यान रखना इसका। ठीक है, क्या क्या? एक तो फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म सेल और एक क्या था? रिलीजिंग ऑफ हार्मोन, और हार्मोन का नाम क्या है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। दूसरा था स्क्रोटम, एक मस्कुलर पाउच होता है दैट होल्ड द पेयर ऑफ टेस्टिस एंड प्रोवाइड द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म सेल। इस स्क्रोटम का फंक्शन था। तीसरा हमने बोला था वेस्ट डिफरेंस। वेस्ट डिफरेंस क्या होता है? एक ट्यूब होती है दैट कैरी द स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस फॉर इजैक्यूएशन। चौथा हमने बोला था कौन सा? वेस्ट प्रोस्टेट ग्लैंड्स, प्रोस्टेट एंड सेमिनल वेसिकल ग्लैंड्स। They secrete the fluid that essential for the nourish of the sperm cell and also provide the easy movement of the sperm cell. ठीक है। लास्ट penis, muscular tube that carry the sperm cell for the ejaculation. ये 4-5 पार्ट थे किसके? तुम्हारे क्या नाम है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। लेकिन सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जनरली आता है इसमें से, वो आता है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का आपको डायग्राम भी आना चाहिए और इसके अंदर जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस बनते हैं पार्ट पार्ट के, वो सारे कुछ आपको आना चाहिए। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आपका देखा जाए एक ओवरी, that help to releasing the sperm cell, cervix, यूटेरस, वॉल, इस तरीके का कुछ इसका स्ट्रक्चर है। आप और अच्छा बना सकते हो उसके अंदर। तो इसमें पार्ट कौन कौन से हैं आप समझो। पार्ट का अगर हम ध्यान दें, ओवरी, ओवरी के भी ड्यूअल फंक्शन होते हैं टेस्टिस की तरह। दूसरा ओविडक्ट, तीसरा यूटेरस, चौथा सेरेविक्स, पांचवा वेगाइना। सभी के फंक्शन थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए आपको। तो अगर हम बात करें ओवरी की, तो ड्यूअल फंक्शन जैसे पेयर ऑफ टेस्टिस के ड्यूअल फंक्शन थे, वैसे ही आपका वे ओवरी के ड्यूअल फंक्शन। क्या क्या ड्यूअल फंक्शन हो सकते हैं इसके? कि प्रोडक्शन ऑफ द स्पर्म सेल। देखो,
ड्यूअल फंक्शन क्यों है इस ओवरी के कि एक तो प्रोडक्शन ऑफ ओवा, ये ओवरी से प्रोड्यूस होता है, दूसरा सीक्रेशन ऑफ हार्मोन, जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं वो कौन से हैं, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। दोनों ही मैच्योर करके ओवा को रिलीज करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, जिस समय पर हार्मोन रिलीज होते हैं उसी समय पर ये ओवा क्या होता है, मैच्योर होना शुरू होता है। और इसकी किस समय पर ये हार्मोन रिलीज होंगे, जब कोई भी फीमेल कौन सी एज एक्वायर कर लेगी, प्यूबर्टी एज, उससे पहले नहीं होते, ध्यान रखना। और ओवा ऐसा नहीं कि प्रेजेंट नहीं होते, बाय बर्थ ओवा प्रेजेंट होते हैं फीमेल के अंदर, लेकिन दे आर इमेच्योर, ये मैच्योर नहीं होते। मैच्योर कब शुरू होंगे, जब ये हार्मोन रिलीज हो। ठीक है। उसके बाद ओविडक्ट, ओविडक्ट साइट ऑफ रिप्रोडक्शन या फर्टिलाइजेशन कह देता हूं। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन मतलब कहना चाहिए इसके अंदर, ये मैं इसको भी कर देता हूं, ये आपका ओवरी है, ये आपकी ओविडक्ट है, ठीक है, ये आपका यूटेरस है, ये आपका ओपनिंग सेरेविक्स है, और ये आपका विगाइना है। इस तरीके से हम इनको पार्ट को कर सकते हैं। तो साइट ऑफ रिप्रोडक्शन यानी फर्टिलाइजेशन आपका क्या होता है, ओविडक्ट। स्पर्म सेल प्लस ओवा मिल के जो पहला सेल बनता है वो आपका, वो कौन सा बनेगा, आपका जायगोट। कहां बनेगा, इस स्पर्म सेल ओविडक्ट के अंदर। ठीक है, जब ओविडक्ट में बन जाएगा, स्पर्म सेल यहां से एंटर करेंगे, दे आर मोटाइल होते हैं, और मोटाइल कर करके ये क्या नाम है, ओविडक्ट के अंदर पहुंच जाता है। और जिस समय ओविडक्ट के अंदर जैसे ही पहुंचेंगे, फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, फर्टिलाइजेशन होगी, जायगोट बनेगा, जायगोट क्या होगा, डेवलप होगा, थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। पहला जो जायगोट बनता है आपको समझोगे कि डॉट के बराबर होता है, उसका साइज एक जस्ट डॉट के बराबर होगा। उसके बाद वही एम्ब्रियो क्या करेगा, जायगोट ग्रो अप करेगा, एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा, और वो एम्ब्रियो थोड़ा सा बड़ा होने के बाद में स्लिप ओवर हो जाएगा, कहां पर, यूटेरस के अंदर, यूटेरस के अंदर आ जाएगा। और जैसे ही इसे इम्प्लांटेशन कहते हैं, ध्यान रखना, स्लिपिंग ऑफ द एम्ब्रियो फ्रॉम द ओविडक्ट टू द यूटेरस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। ठीक है, जब ये इम्प्लांटेशन यहां सर हो जाएगी तो यहां पर क्या होगा, ये जो आपका ये जो टिश्यू है, ये जो पार्ट है यूटेरस वाला, यहां से एक टिश्यू डेवलप होगा, और उसी टिश्यू के अंदर से क्या होगा कि जायगोट जो बना था वही आपका पूरा धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा इसके अंदर। यहां से सारे न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि ये पहले से स्पंजी होता है, भरे होते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट इसके अंदर भरे होते हैं, जबरदस्त, समझ रहे हो, वो सारे न्यूट्रिएंट्स इसको खिलाने पिलाने के लिए होते हैं, नरिश करने के लिए होते हैं, जो यहाँ पर एम्ब्रियो बनाता है। क्योंकि एम्ब्रियो को बढ़ते समय, ग्रोथ करते समय बहुत सारे न्यूट्रिएंट की जरूरत पड़ती है, प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, कार्बोहाइड्रेट की जरूरत पड़ती है, यूरिन वगैरह बाहर एक्सक्रीशन होता है, उसको भी क्या नाम है निकालना होता है, वेस्ट प्रोडक्ट को निकालना होता है, सब कुछ इसी टिश्यू के थ्रू होता है। और इसी टिश्यू का नाम क्या है जो यहाँ पर डेवलप हुआ है, ये जो टिश्यू है यहां से लेके यूटेरस वॉल्स के बाद, इसे कहते हैं हम कौन सा, प्लेसेंटा।
तो प्लेसेंटा इज द टिश्यू develop between the embryo and uterus wall that help to nourish the embryo, provide the essential nutrients like glucose, proteins, and also it help to excrete the waste product from the embryo through the body of human female. ब्लड के थ्रू सारे चीजें बाहर चली जाती है। इस तरह से स्ट्रक्चर यहाँ पे बनता है। ये जो कॉर्ड होती है इसे अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं। वैसे यहाँ पर जो एम्बिलिकल कॉर्ड होती है, इस कॉर्ड के थ्रू ही जो क्या नाम है ये पूरा आपका फीटस है ये इस प्लेसेंटा टिश्यू के साथ में जुड़ा रहता है। ठीक है। और जब ये जेस्टेशन पीरियड 9 मंथ का होता है, पूरा पूरा धीरे धीरे डेवलप होगा और डेवलप होने के बाद में ये बेबी का प्रोडक्शन होगा। ये तो आपका वो कंडीशन थी इफ द फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, अगर फर्टिलाइजेशन होता है। तो फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होगा? फ्यूजन ऑफ द स्पर्म सेल विद द ओवा टू फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। Fertilization site of fertilization is the oviduct, where the first zygote is produced. This zygote is developed in the embryo, slip into the uterus wall, and it develop a connection with the uterus wall that through the tissue called, उस टिश्यू का नाम क्या है? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा हेल्प टू नरिश द एम्ब्रियो, ठीक है, प्रोवाइड द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स लाइक ग्लूकोज, ऑक्सीजन, ठीक है, और प्रोटीन्स सारे इसी न्यूट्रिएंट के थ्रू, इसी प्लेसेंटा के थ्रू सारे न्यूट्रिएंट जाते हैं। एंड इट आल्सो एक्सीड द वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस इनटू द एम्ब्रियो या फीटस के अंदर जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो भी इसी एम्ब्रियो के थ्रू, प्लेसेंटा के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। ये केस था अगर फर्टिलाइजेशन होती है, समझ रहे? अब अगर फर्टिलाइजेशन ना हो तो फिर क्या होगा? ओवा तो रिलीज होगा। कि जैसे कि मैंने बताया था कि फर्स्ट टाइम पर जब ओवा रिलीज होता है उसको हम कहते हैं मिनार केस। अब जब पहली बार ओवा रिलीज होता है उसके बाद क्या होता है? अगर ओवा रिलीज होने के बाद फर्टिलाइज नहीं हुआ तो क्या होगा? फर्टिलाइजेशन हो गया तो हमने बता दी, ये सारी प्रोसेस होती है। अब मान लेते हैं ओवा रिलीज नहीं हुआ, मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, तो यहां से जो ओवा रिलीज होगा तो उसके 1-2 दिन तक ओवा क्या करेगा? जिंदा रहेगा। जैसे जिस समय पर ये रप्चरिंग होती है इस ब्लड की, उसके 14वें या 15वें या 16 या 17 दिन, 4 दिन जो होते हैं, 15, 16, 17, 18, मतलब 14, 15, 16, 17, ये 4 दिन जो होते हैं ये प्राइम फर्टिलाइजेशन के डे माने जाते हैं। सबसे ज्यादा हाई चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन माना जाता है इन 4 दिन के अंदर। लेकिन होता क्या है कि 14वें दिन 14th डे पर ये ओवा यहाँ से ओवरी से रिलीज होता है। जब ये ओवा रिलीज होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, तो होता क्या है कि ये जो यूटेरस वॉल्स थी ना, ये वाली, ये यूटेरस जो वॉल्स ये वाली, ये पूरी फ्लफी होती है। ये वाली पूरी फ्लफी होगी, फ्लफी और स्पंजी। फ्लफी क्यों होगी? कि यहाँ पर बहुत सारा न्यूट्रिएंट, ब्लड, म्यूकस सब कुछ भरा होगा। ये न्यूट्रिएंट भी होंगे, ब्लड भी होगा, म्यूकस भी होगा, सब कुछ यूटेरस वॉल्स के अंदर फिलअप होगा। तो ये क्या ना, स्वेलअप हो जाएगी, मतलब पूरी भर जाएगी। स्वेलअप होंगे मतलब ये कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द नरिश ऑफ द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो को जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए तो ये पहले से ही तैयार होकर चलती है कि भाई अगर एम्ब्रियो होगा, फर्टिलाइजेशन होगी, एम्ब्रियो बनेगा, उस एम्ब्रियो को ग्रो करने के लिए तुरंत बहुत सारे सप्लीमेंट चाहिए, वो सप्लीमेंट इसके अंदर भरे होते हैं। लेकिन फर्टिलाइजेशन तो हुई नहीं, फर्टिलाइजेशन हुई नहीं, तो ओवा जो यहां से रिलीज होगा वो 1-2 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा। जब खत्म हो जाएगा तो इसको पता चल जाएगा भाई अब तो क्या ना जरूरत है नहीं, तो ये फिर स्वेलिंग होना शुरू हो जाएगी, यहां पर फूलना शुरू हो जाएगी, धीरे धीरे स्वेलिंग होगी। तो जिस दिन ओवा रिलीज हुआ है
उसके 14th डे के टाइम पर, जिस दिन ओवा रिलीज हुआ उसके 14वें दिन इतनी ज्यादा स्वेलिंग हो जाएगी कि ये जो अंदर की वॉल्स थी ये रप्चर हो जाएंगी, ब्रेकअप हो जाएगी, ब्रेकअप, खत्म नहीं होंगी। ये जो यहां पर म्यूकस भरा हुआ था, ये नसें होती हैं, ये फूल जाती हैं, और जब एक्सेस में मान लो फूल जाएंगी तो ये रप्चर हो जाएंगी, मतलब ब्रेकअप हो जाएगी यहां से। और ब्रेकअप होने के बाद जो भी यहां पर इनके अंदर भरा होता है, म्यूकस भरा था, ब्लड भरा था, कुछ भी भरा होता है, वो धीरे धीरे करके सीक्रेशन होना शुरू हो जाता है। वो सारा ब्लड वगैरह जितना भी है वो धीरे धीरे करके निकलना शुरू होता है वहां से, क्योंकि अब उसकी जरूरत है नहीं। और ये 2 से लेकर के 8 दिन तक प्रोसेस चलती है, ये जो अंदर ब्लड को पूरी तरह से साफ होने। अब जब ये सारा ब्लड निकल जाएगा तो फिर रिफ्रेश होगा दोबारा। जिस दिन ये रप्चर हुआ था, ये 2 से लेकर 8 दिन तक प्रोसेस चलती है, और फिर उसके बाद दोबारा रीबिल्ड होगा। रीबिल्ड का मतलब क्या है कि फिर दोबारा स्पंजी होना शुरू हो जाएगा, ये स्पंजी होना शुरू हो जाएगा। फिर उसको दोबारा पता चलेगा कि भाई अगली बार फर्टिलाइजेशन होगी। तो उसके जिस दिन ये रप्चरिंग स्टार्ट हुई थी उसके 14th डे पर, उसके 14th डे पर फिर वो एक ओवरी रिलीज करेगी, एक ओवा। अब ध्यान रखना, एक बार ये रिलीज करती है, एक बार अल्टरनेटिवली हर महीने एक एक रिलीज होता है। अगर इससे हुआ है तो इससे नहीं होगा, इससे हुआ है तो इससे नहीं होगा। अल्टरनेटिवली महीने के हिसाब से क्या नाम है, ओवरी से एक ओवर रिलीज होता है। तो फिर दोबारा बिल्डअप करेगी, फिर दोबारा स्पंजी हो जाएगी, पूरी तरह से फिलअप हो जाएगी। फिलअप होने के बाद में फिर इंतजार करेगी, एम्ब्रियो होगा, एम्ब्रियो आएगा, फर्टिलाइजेशन होगी। अगर फिर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो फिर प्रोसेस फिर दोबारा 14th डे पर ओवर रिलीज होगा। 14, 15, 16 दिन तक वो क्या करेगा, इंतजार करेगा, और वहीं खत्म हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा 2 दिन तक जिंदा रहता है, लेकिन केस 3 या 4 दिन मान के चलो इन केस मैक्सिमम। तो उन 4 दिन के अंदर अगर उसको ओवर स्पर्म सेल मिल जाता है तो हाई चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन के होते हैं। फिर उसके बाद जब फर्टिलाइजेशन हुई नहीं, ओवा तो खत्म हो गया, तो फिर प्रोसेस खत्म, स्वेलिंग शुरू हो जाएगी यहां से यूटेरस वॉल्स के अंदर। इस वॉल्स का नाम भी है कुछ, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, कुछ अलग है वो। अगर बायो में पढ़ोगे तो आपको आगे जाके पता चल जाएगा क्या होता है सारा कुछ। तो फिर उसके बाद होगा, फिर वही क्या नाम है, रप्चरिंग शुरू हो जाएगी। 14वें दिन फिर रप्चरिंग शुरू हो जाएगी। तो एवरी ऑफ द 28 डेज द रप्चरिंग कंटिन्यू। 28 डेज कैसे हो गया कि जिस दिन रप्चरिंग हुई है उसके 14 डे पर ओवर रिलीज हुआ, समझ रहे हो, और उसके 14 डे तक स्वेलिंग होती रहेगी, अंदर बढ़ता रहेगा, और फिर अगले 14 डेज पर वो यहां पर ब्रेकअप हो जाएगी। लाइनिंग ऑफ द यूटेरस, जो लाइनिंग थी ना, ये यूटेरस की लाइनिंग ब्रेकअप हो जाएगी। फिर उसके बाद सारा मैटर जो अंदर भरा हुआ था वो रिलीज होकर बाहर निकल जाएगा। 28 डेज का साइकिल हो गया। तो इसीलिए हम हर महीने ये चलता है आफ्टर एवरी ऑफ द 28। तो इसीलिए कहते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल। इस साइकिल को क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल। और एक बात ध्यान रखना, जब एक बार फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो फिर उसके बाद ओवर रिलीज वो नहीं होता, फर्टिलाइजेशन नहीं होती, क्योंकि ब्लॉक हो जाती है दोनों ये पूरी तरह से समझ रहे हो। तो फिर तो फर्टिलाइजेशन होने का चांस ही नहीं पैदा होता बिल्कुल, समझ रहे हो। तो इस तरह से मैंने दोनों चीजें आपको बताई है कि अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या हो सकता है, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता, इफ एग नॉट फर्टिलाइज, तो क्या हो सकता है। फर्टिलाइजेशन होगा तो फीटस डेवलप होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल कंटिन्यू होता रहेगा। पहली बार जब ये साइकिल प्रोड्यूस होता है, पहली बार फर्स्ट टाइम ओवर रिलीज होता है, उसको मिनार्क कहते हैं। और लास्ट टाइम रिलीज होता है जब बंद होना शुरू हो जाता है ये वाली ओवा का, ओवरी से जो ओवा बंद होना शुरू हो जाएगा उसे कहते हैं मीनोपॉज। मीनो मतलब मेंस्ट्रुएशन, पॉज मतलब बंद हो जाना। मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, और उसको कह देते हैं मीनोपॉज। तो फर्टिलाइजेशन ये जैसे मैंने बताई थी तुम्हें कि 14 ईयर्स से लेकर के, मतलब 12 ईयर्स से लेकर के 50 ईयर्स तक अराउंड क्या नाम है, ह्यूमन फीमेल के अंदर ये 14 एज मतलब रिप्रोडक्टिव एज मानी जाती है। ठीक है, मेरे ख्याल में ये सारा समझ में आ गया होगा।
हर किसी के पार्ट वगैरह सारा कुछ। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, ध्यान रखना। प्लेसेंटा के फंक्शन क्या है, कौन सा टिश्यू सारे न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। व्हाट हैपन इफ द एग नॉट फर्टिलाइज्ड, अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ है तो क्या होगा, समझ रहे हो। या इफ फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, तो फिर उसके बाद क्या होगा, ये सारा कुछ आपको याद रखना। यहां तक समझ में आ गया। अब एक छोटा सा लास्ट टॉपिक आपका बचता है कि अगर ओवा तो रिलीज होना शुरू हो जाता है कब से तुम्हारा, 14 ईयर्स पर, 12 साल के एज पर ओवा रिलीज शुरू हो जाता है। लेकिन 12 साल पे क्या ह्यूमन फीमेल इज, बॉडी ऑफ द ह्यूमन फीमेल इज रेडी फॉर द फर्टिलाइजेशन? नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। क्योंकि बॉडी को मेंटली, फिजिकली और हर तरीके से प्रिपेयर होना जरूरी होता है। क्योंकि जैसे मैंने एक बात तुम्हें पहले बताई थी ना कि फर्टिलाइजेशन नेसेसरी क्यों होता है। हमारी बॉडी को तो कोई न्यूट्रिएंट मिलते नहीं है उसको, ना ही कोई ग्रोथ में इसकी हेल्प मिलती है, लेकिन फिर भी फर्टिलाइजेशन जरूरी है। तो उस अननेसेसरी चीज को तो हमें बॉडी के अंदर कंसीव करना ही करना है ना। तो जब बॉडी के अंदर अननेसेसरी, बॉडी के लिए मतलब बॉडी अननेसेसरी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो लाइफ प्रोसेस में कोई हेल्प नहीं करती, इसलिए हमारी बॉडी के लिए अननेसेसरी है। उसको कंसीव करना है बॉडी के अंदर, अगर मान लो ग्रो करना है तो फिर बॉडी को तो प्रिपेयर होना जरूरी है, समझ रहे हो। तो उस बॉडी को प्रिपेयर होने के लिए जरूरी होता है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करना। रिप्रोडक्टिव हेल्थ एक पर्टिकुलर एज पर ही मेंटेन हो पाती है, तभी तो शादी के लिए भी क्या रखा गया, एक तरह से फिक्स टाइम रखा गया है, 18 ईयर्स या 21 ईयर्स। क्योंकि उस केस में ऐसा नहीं कि 14 एज पर वो कंसीव नहीं हो सकता, या मान लो 12 एज पर प्रेगनेंसी नहीं हो, बिल्कुल हो सकती है। लेकिन वहां पर कोई भी ह्यूमन फीमेल किसी भी हालत में मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर्ड नहीं होती, तो बहुत ज्यादा हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस उसमें आती हैं। मैं कहता हूं देखो, आजकल हम लोग इतने एडवांस हो गए हैं, पहले टाइम में ये सारी चीजें नहीं दी जाती थी। लेकिन मेरा ये मानना है कि स्कूल के अंदर सेक्स एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। हर किसी को ये पता होना चाहिए कि हम लोग जब बड़े होते हैं तो हमारे मन के अंदर पता नहीं कैसे कैसे विकार आते हैं। तो ये स्वाभाविक है, ये स्वाभाविक इसलिए क्योंकि हर कोई आदमी का एक पर्टिकुलर एज होती है एडोलसेंट वाली। लेकिन साथ में उसको ये भी पता होना चाहिए कि भाई इन चीजों से हमारी बॉडी पर कितने नेगेटिव इफेक्ट होते हैं। बहुत सारे इन लोगों को, कुछ आदमियों को पता ही नहीं होता है कि ये मतलब अपने आप में किसी और से बात नहीं करता, और वो उसके अंदर घुटता रहता है कि मेरे अंदर ऐसी चीजें आ रही हैं तो इसका मतलब मेरे अंदर क्या है, कोई ना कोई जो बीमारी बन गई। बीमारी नहीं होती है, ये नेचुरल होता है ये सारा कुछ। और एक पर्टिकुलर एज के बाद में ये सारी चीजें क्या हो जाती हैं, नॉर्मल हो जाती हैं, समझ रहे हो। तो हर किसी को ये पता होना चाहिए कि किस समय पर कौन सी हमारी बॉडी के अंदर एक रिमार्केबल चेंजिंग आती है, किस समय पर हमारी बॉडी इन सारी चीजों के लिए क्या होती है, प्रिपेयर होती है, और किस समय पर हमें अपने आप को कंट्रोल करके रखना चाहिए इन सारी चीजों से। लेकिन किसी को कुछ नहीं पता होता, ना कोई स्कूल में ज्यादा बताता है, ना कोई वैसे बताता है, ना कोई सोशल मीडिया पर जो चीजें आती हैं वो बहुत ज्यादा भड़काऊ वाली चीजें आती हैं, उनमें कोई ज्ञान नहीं होता 1%। लेकिन ये बहुत जरूरी है कि हेल्थ रिप्रोडक्शन की जो हेल्थ हमारी जो बॉडी है ये 14 एज पर कभी नहीं बन सकती है। वहां पर अगर कोई भी अननेसेसरी एक्टिविटीज होती है तो 100% वो हेल्थ को नुकसान पहुंचाएगी। सिर्फ हेल्थ को ही नहीं पहुंचाएगी, वो मेंटली भी डिस्टर्ब रहेगा। सबसे ज्यादा बच्चों के अंदर जो ट्रॉमा पैदा होता है ना, वो कहीं ना कहीं से इन चीजों से भी होता है, इन चीजों से भी होता है। क्योंकि जो 12 से लेकर के 18 तक की जो एज है ना, ये बहुत एडोलसेंट वाली होती है। आपने देखा होगा ना कि कहीं किसी ने किसी को भाग गया, कहीं किसी का कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। ये सब क्या होता है, क्योंकि उनको अनएजुकेटेड होते हैं सारे, वो उनको कुछ पता ही नहीं होता कि ये सारा कुछ क्या हो रहा है पूरा। जब तक पता चलता है, जब तक सारा खत्म हो जाता है पूरा। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि सारा कुछ आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, कब ओवर रिलीज होता है, किस समय फर्टिलाइजेशन हो सकती है, किस समय नहीं हो सकती, किस समय पर हमारी बॉडी मैच्योर होती है। अब ये चीज तो खैर एक बात को अलग हो गई, लेकिन अब एक और बात देखो,
जब हमारी बॉडी पूरी तरह से रेडी होती है मान लो क्या नाम फर्टिलाइजेशन के लिए, लेकिन ऐसा भी जरूरी नहीं है। मान लो फर्स्ट टाइम क्या नाम है एक बच्चा पैदा हो गया, अब ओवा तो उसके बाद हर महीने रिलीज होगा, तो हर महीने रिलीज होगा तो हर महीने प्रोडक्शन थोड़ी हो सकती है। तो उसमें गैप रखने के लिए भी अनवांटेड फर्टिलाइजेशन को भी रोकना जरूरी होता है। अब अनवांटेड फर्टिलाइजेशन कैसे रोक सकते हैं हम? इस अनवांटेड फर्टिलाइजेशन रोकने के साथ साथ में ऐसे बहुत सारे हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को बिल्कुल क्लीन रखना भी जरूरी होता है, क्योंकि इसके भी बहुत सारे बैक्टीरियल और फंगस टाइप के डिजीज हो जाते हैं। इस बैक्टीरिया हो गया, फंगस हो गया, वायरस हो गया, तीनों तरह के डिजीज होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर, अगर प्रॉपरली केयर नहीं की जाए। कौन कौन से हो सकते हैं इसके अंदर? इसको हम कहते हैं एसटीडी। एसटीडी का मतलब क्या होता है? सेक्सुअल ट्रांसफर डिजीज। अगर एक बंदे के अंदर डिजीज है तो दूसरे के अंदर भी क्या हो सकता है? ट्रांसफर हो सकता है। अगर वो अनहाइजीन कंडीशन भी क्रिएट करता है तो भी इसके अंदर क्या नाम है एक डिजीज हो सकता है। इसमें कौन से हैं? बैक्टीरिया डिजीज कौन सा? एक दो बैक्टीरिया डिजीज हैं, याद रखने हैं आपको। एक तो गोनोरिया होता है और एक सिफिलिस होता है। और दोनों ही डिजीज ऐसे हैं कि बहुत ज्यादा इरिटेशन प्रोड्यूस होती है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर, बैक्टीरिया के थ्रू भी और वायरस के थ्रू भी। कई बार इतना ज्यादा खतरनाक हो जाता है ये क्या नाम बैक्टीरिया गोनोरिया सिफिलिस के मतलब मेडिकल कंडीशन क्रिएट हो जाती है, और जब तक हम इलाज नहीं लेंगे तब तक क्या नाम है बहुत देर हो जाती है, हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को पूरी तरह से खराब कर जाते हैं। बहुत बार ये कंडीशन हो जाती है। तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है इसको एसटीडी को रोकना। दूसरा होता है वायरस के थ्रू होता है। वायरस के थ्रू कौन सा होता है आपको पता है? सभी को पता होगा कौन सा डिजीज होता है जो सबसे ज्यादा भयानक होता है? एड्स। AIDS। फुल फॉर्म पता है किसी को? एड्स के बारे में पढ़ा है, सुना है? इसे कहते हैं एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और सबसे बड़ी बात है ना, ये क्या आता है क्वेश्चन, एड्स इज नॉट अ डिजीज, स्टिल इज ए वेरी डेंजरस। पता है ना आपको, एड्स कोई डिजीज नहीं है, लेकिन फिर भी इतना खतरनाक होता है कि इसका कोई इलाज भी नहीं। अब समझो क्या है। इसे कहते हैं HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, HIV कहा जाता है। ये क्या करता है जब ये बॉडी के अंदर, अच्छा एक और बात समझो, ये जो एड्स है ना तो किसी का टच करने से होगा ना खांसने से होगा, ना पकड़ने से होगा, ना छूने से होगा, इन तरीकों से नहीं होता। ये वायु में इसके वायरस प्रेजेंट नहीं होते। ये दो तरह के डिजीज होते हैं, एक RNA बॉर्न होते हैं, DNA बॉर्न होते हैं, जेनेटिकली DNA बॉर्न। जब ये DNA मिलता है दो बॉडी का तब ये मिलते हैं। DNA का मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूज हो जाए सिरिंज के थ्रू, समझ रहे हो? या मान लो जैसे कई बार ऐसे भी होता है कि जैसे कोई नाई पर क्या नाम है बाल कटवाने गया, दाढ़ी पूंछ बढ़वाने गया, और वो एक ऐसे बंदे के क्या नाम है वो बना देता है जिसके क्या नाम है पहले से एड्स था, तो कहीं ना कहीं पर उसके ब्लड है या थोड़ा बहुत ब्लड मान लो म्यूकस उसके उस तरह के अंदर लगा होगा, तो वो दूसरे को करता है तो वो कर। ये पहले बहुत होता था, अब तो क्या है कि हर ब्लेड को चेंज करते हैं जनरली, आजकल नहीं होता ऐसे। लेकिन आज से का 20-25 साल पहले की बात देखोगे तो एक ही उस तरह से वो 50 आदमियों के क्या नाम है दाढ़ी बना देते थे। तो जब ये एड्स की बीमारी के बारे में ज्यादातर लोगों ने पढ़ा सुना तो फिर उन्होंने क्या कहना है ये जो मल प्रैक्टिस थी इसको बंद कर दिया। सेक्सुअल को अनसेफ सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू हो जाता है कि वहां पर भी कहीं ना कहीं पे जो फ्लूइड होता है उसका इधर उधर क्या नाम है ट्रांसफ्यूजन हो जाता है। तो अब ये डिजीज क्यों नहीं है ये बताता हूं मैं आपको। ये ह्यूमन इम्यूनो वायरस होता है। ये क्या करता है कि हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी इम्यूनिटी वाली एंटीबॉडीज होती है ना, एंटीबॉडीज क्या करती है, हमारी बॉडी के सोल्जर होते हैं वो। और सोल्जर का मतलब हमें बॉडी के बाहर से जो बैक्टीरिया वायरस इन सब से लड़ते रहते हैं और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते रहते हैं हमेशा। जैसे बॉर्डर पर सिक्योरिटी फोर्स लगी होती है, हमारी बॉडी पर ये एंटीबॉडीज होते हैं सिक्योरिटी फोर्स। तो ये क्या करेगा भाई, ये सबसे पहले इन्हीं सिक्योरिटी फोर्सेस को मारेगा। ये कोई बीमारी नहीं फैलाएगा। ये क्या करेगा, जो सोल्जर्स हैं उनको कमजोर करना, उनको खत्म करना शुरू कर देगा। समझ रहे हो?
अब हमारी बॉडी के अंदर जो सोल्जर ही खत्म हो गए तो फिर तो भाई बाहर से तो इतने सारे वायरस बैक्टीरिया हमेशा अटैक करते रहते हैं। अब उनको मारने के लिए तो हमारी बॉडी के अंदर सोल्जर ही नहीं है, एंटीबॉडीज ही नहीं है। एक हल्का सा जुकाम भी हो गया वो ठीक ही नहीं होगा, अगर जरा सा भी कट लग गया ठीक ही नहीं होगा। कोई भी डिजीज हमें बड़े आसानी से फिर क्या कर सकता है, हमारे बॉडी में ससेप्टिबल हो जाती है। समझ रहे हो? इसीलिए हम कहते हैं ये डिजीज नहीं है, लेकिन बॉडी के अंदर जितने भी मान लो क्या नाम है हमारे जो एंटीबॉडीज होते हैं उनको खत्म करना इस वायरस का काम होता है, तो इसीलिए खतरनाक माना जाता है। और इसका कोई इलाज भी नहीं है, बताऊं मैं आपको। इलाज सिर्फ क्या है इसका कि हमें सप्लीमेंट लेना पड़ता है हर चीज के लिए, और एक्सेस अमाउंट में। हम ये सोच लो कि हमारी बॉडी के अंदर कोई एंटीबॉडीज है ही नहीं, तो हमें बाहर से एंटीबॉडी डालने पड़ते हैं हर समय। तो बंदा वो 2 साल से लेकर के मतलब महीनों से लेकर के सालों तक जिंदा भी रह सकता है। ऐसा नहीं है कि एकदम खत्म हो जाएगा या कुछ हो जाएगा, ये बहुत टाइम तक भी सरवाइव कर सकता है। लेकिन वही वाली बात है कि उसको सप्लीमेंट हर समय लेना पड़ेगा, उसको बहुत ही प्रिकॉशन बदलनी पड़ेगी, हेल्थी फूड खाना पड़ेगा, बाहर नहीं जाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं पे इस तरह से रहना पड़ता है। आजकल तो मतलब उसको सोशल कंडमनेशन भी हो जाती है उसकी। अगर मान लो किसी को एड्स है तो कोई जाना भी पसंद नहीं करता बिल्कुल, एक बार सारे आइसोलेट होते हैं एड्स वाले पर्सन जितने भी हैं। क्यों? क्योंकि वो सब एक बार किसी को एड्स हो गया तो सबको पता है इसका कोई इलाज ही नहीं है, वो सारे भागते हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया, न ये छूने से होता है, न खाने से होता है, न पहनने से होता है, न कपड़े यूज करने से होता है, किससे भी नहीं होता। ये सिर्फ तभी होगा जब ब्लड का ट्रांसफ्यूजन बॉडी के साथ में होगा ब्लड का कांटेक्ट होगा, सेल का कांटेक्ट होगा, सेल टू सेल बॉडी के अंदर कोई इंट्रोड्यूस करेगा, तब जाकर के ये वाला डिजीज होने के ज्यादा चांस एड्स। समझ में आ गया? अब जैसे मैंने बताया था कि इस ओवरी से एक ओवर रिलीज कर होता है, और हर महीने इस चीज मतलब ओवरी इज प्रिपेयर्ड, यूटेरस प्रिपेयर्ड फॉर द कंसीविंग एंड फॉर द फर्टिलाइजेशन। लेकिन हर महीने तो फर्टिलाइजेशन नहीं होती ना, तो फिर क्या उसका इलाज है? अगर स्पर्म सेल अंदर जाते भी हैं तो हम कैसे उस स्पर्म सेल को बचे मतलब क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं? किस तरह से हम अनवांटेड फर्टिलाइजेशन को अवॉइड कर सकते हैं, अनवांटेड प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं? तो ये कुछ 3 मेथड हैं इसके, वो याद रखने आपको मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, इसे कॉन्ट्रासेप्शन मेथड कहते हैं। कॉन्ट्रासेप्शन मेथड के अंदर एक आता है मैकेनिकल मेथड, एक होता है आपका केमिकल मेथड, और एक होता है आपका सर्जिकल मेथड। ये 3 मेथड होते हैं जो कॉन्ट्रासेप्शन मेथड माने जाते हैं। इसमें आता है जैसे एक मेथड होता है IUCD, इंट्रा यूटेरिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, इंट्रा यूटेरिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। इसका एग्जाम्पल अगर आ जाए तो एक कॉपर टी, ये एक लूप होती है टी शेप में, जिसको यूटेरस के अंदर प्लेस कर देते हैं फिजिकली, और यूटेरस हम प्लेस करने के बाद में इसको इस तरीके से यूटेरस वॉल्स को बंद कर देते हैं। कॉपर की टी होती है ये, ठीक है। और जब ये दोनों तरफ हो जाएगी तो यहां से स्पर्म सेल या जो ओवा सेल होगा एंट्री बंद कर देगी। स्पर्म सेल यहां से कॉपर ट्यूब के थ्रू खत्म हो जाते हैं, इसके दर भी खत्म हो जाएंगे, तो ये फर्टिलाइजेशन नहीं होगी यहां पर, ठीक है। तो इंट्रा यूटेरिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, लेकिन इसकी डिसएडवांटेज ये है,
एक तो हर किसी को सूट नहीं करती है, क्योंकि यूटेरस के अंदर बहुत ज़्यादा इरिटेशन करती है, जलन महसूस होती है बहुत ज़्यादा, तो हर किसी को सूट नहीं करती। दूसरा क्या है कि 100% गारंटी नहीं है इसकी। 100% गारंटी इसीलिए नहीं है, वो जरूरी नहीं है बिल्कुल फिक्स हो जाए। मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर इंट्रोड्यूस इन द यूटेरस वॉल्स। ये जो यूटेरस होती है इसमें बहुत सारे स्पर्म जाते हैं। क्या पता कोई स्पर्म अगर एस्केप होकर के फर्टिलाइज कर जाए उसके साथ, ओवा के साथ, तो हमें ऐसे भी नहीं कह सकते कि 100% रिलायबल है। तीसरा, ये लाइफ टाइम नहीं होता, ये टेम्परेरी होता है। टेम्परेरी क्या है कि हम इसको कभी भी निकलवा भी सकते हैं। इसका एज होती है 5 साल या 4 साल या 6 साल, उसके बाद इसको खराब हो जाती है। ये 100% मेथड नहीं है। अब एक बात बताओ, क्या इससे एसटीडी को रोका जा सकता है? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जो होते हैं, जो मैंने पीछे एड्स वगैरह बताए थे, क्या हम इससे रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं पर स्पर्म सेल के साथ में वो सेल भी जाएंगे जो वायरस वाले होते हैं। अगर आप स्पर्म सेल को रोक लेते हो तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पे डिजीज भी रोकेंगे, तो ये एसटीडी को नहीं रोक। फिर एसटीडी को भी कौन रोक सकता है? तो एक दूसरा फिजिकल डिवाइस आता है, इसे कॉन्डोम कहते हैं। ये मेथड ऐसा होता है कि दोनों के लिए, फीमेल और मेल के लिए ही बनते हैं ये वाले। इसके अंदर स्पर्म सेल की एंट्री भी रुकती है और साथ में जितने भी मान लो जो एसटीडी होते हैं उनकी भी एंट्री रुक जाती है। ये दो मेथड थे जो क्या नाम मैकेनिकल मेथड के आते हैं। उसके बाद कुछ केमिकल मेथड होते हैं। केमिकल मेथड सिर्फ फीमेल के लिए होते हैं ये। अब ये केमिकल मेथड क्या है? केमिकल मेथड है, जैसे मैंने ये बताया था कि आपका जो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होता है, ये क्या हार्मोन होते हैं। ये हार्मोन क्या करते हैं कि स्टिमुलेट करते हैं कि ओवा को रिलीज करने के लिए, समझ रहे हो? तो अगर पहले से हार्मोन यहाँ पर बॉडी के अंदर ले लिया जाए तो ओवा तो रिलीज होगा ही नहीं। उनको पता चलेगा कि भाई हार्मोन तो यहाँ पर है, स्टिमुलेट कैसे होगा बोलो, समझ रहे हो? तो ओवा रिलीज ही नहीं होगा, फिर ओवा रिलीज ही नहीं होगा। तो उसे हम केमिकल होते हैं। ये जो केमिकल मेथड है ना, ये उन्हीं के वही केमिकल होते हैं जो यहाँ पर हार्मोन रिलीज होते हैं। जो हार्मोन रिलीज होते हैं, यानी जो हम पिल्स कहते हैं, इसे हम ओरल पिल्स कहते हैं। वेजिना पिल्स भी होती हैं, ओरल पिल्स भी होती हैं। जो ओरल पिल्स होती हैं, ये ओरल पिल्स सिर्फ इन हार्मोनल पिल्स कहते हैं। इन हार्मोन, ये हार्मोन को इम्बैलेंस कर देती है, मतलब एक तरह से बिफूल कर देती है, पागल बना देती है हमारी ओवरी को कि भाई क्या नाम है, ये काम हो गया, वो ओवर नहीं रिलीज होना। तो ओवर रिलीज ही नहीं होता, क्योंकि पहले से ईस्ट्रोजन वहां पर आ गया, समझ रहे हो? तो इस तरीके से ये केमिकल मेथड क्या नाम है काफी ज्यादा इफेक्टिव होता है और ये टेम्परेरी होता है। जिस समय आपको क्या नाम है पता चले कि मतलब इस समय पर हमें बाई चांस उसको फर्टिलाइजेशन को रोकना है, तो उससे पहले ये केमिकल मेथड यूज कर लेते हैं। पिल्स आती हैं, पिल्स को खा लो और वो जो ओवरी से ओवर रिलीज नहीं होगा। उसके बाद आता है परमानेंट मेथड। ये परमानेंट मेथड क्या है कि भाई ऐसा मेथड है कि इसका फिर उसके बाद आपकी पूरी तरह से फर्टिलाइजेशन रुक जाएगी। न स्पर्म सेल मिलेगा ओवा से, न ओवा सेल स्पर्म सेल से मिलेगा। अब ये कैसे हो सकता है? भाई जड़ी को काट दो। अब जड़ का मतलब ये होता है कि ओवरी को नहीं हटाना हमें, क्या करना है, क्योंकि ये जो ट्यूब होती है ना, ये वाली मेन तो ये ट्यूब ही है ना, स्पर्म सेल और ओवा सेल को यूनाइट करने का, फर्टिलाइजेशन करने का। तो क्या कर दो आप, यहाँ ट्यूब को काट दो, दो पार्ट कर दो, और इसको भी धागे से बांध दो, इसको भी धागे से बांध दो। अब बताओ, खत्म मामला, होते रहे ओवर रिलीज। न स्पर्म सेल जितना मर्जी जाते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दोनों तरफ, एक तरफ नहीं, दोनों तरफ ही होता है ये, धागे से बांध देते हैं। इसको कहते हैं हम, क्योंकि ये फीमेल के अंदर होता है, और फीमेल का मतलब ट्यूब, इसको ट्यूबोक्टामी भी, इसको वो भी कहते हैं, यूटेरस ट्यूब। तो इस मेथड को ट्यूबोक्टामी कहते हैं। इन द ह्यूमन फीमेल, when the oviduct is cut, both oviduct are cut and bind with the thread to prevent the fertilization, then this method is called tubectomy. क्या कहेंगे इसको? ट्यूबेक्टॉमी। ठीक है।
अब इसके बाद हम क्या मेल में भी कर सकते हैं? मेल में भी कर सकते हैं ये मेथड। ये मेल में जो करा जाता है, जो मैंने बताया था कि जो आपका टेस्टिस है, इस टेस्ट को लेजर टेस्टिस से जो स्पर्म सेल को ले जाने के लिए क्या होती है, कि ये वैस डेफरेंस ट्यूब होती है, बताया था ना। तो जिस तरह से हमने इस ओविडक्ट को काटा था, हम क्या करते हैं, वैस डेफरेंस को काट दो, खत्म मामला। अब जब वैस डेफरेंस को काट देंगे तो भले यहां से स्पर्म सेल ऊपर जाएंगे, लेकिन वहां से आगे ही नहीं जा पाएंगे। ऐसा नहीं है कि फ्लूइड रिलीज नहीं होगा, फ्लूइड तो किससे रिलीज होता था? सीमन किससे आता है? सीमन का जो मेन पार्ट होता है वो होता है आपका प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल ग्लैंड्स। इसलिए अगर बाय चांस अगर स्पर्म सेल मान लो रिलीज नहीं होंगे तो इट्स नॉट नेसेसरी, ही इज नॉट एबल टू, क्या नाम है, प्रोडक्शन ऑफ द सीमन, ही कैन प्रोड्यूस द सीमन एज वेल, लेकिन उस सीमन के अंदर तुम्हारे स्पर्म सेल नहीं होंगे। तो इस तरह से ये परमानेंट मेथड हो जाता है आपका, क्योंकि ये भी परमानेंट मेथड है कि यहाँ पे स्पर्म सेल तो रिलीज हो ही नहीं रहे, स्पर्म सेल नहीं रिलीज हो रहे, ना ये हो रहा। तो क्योंकि यहाँ पर वैस डेफरेंस को काटते हैं हम, इसलिए हम इसको कहते हैं वेसोक्टॉमी। तो हम कह सकते हैं दो मेथड होते हैं आपके सर्जिकल मेथड में, एक कौन कौन सा, ट्यूबेक्टमी और एक वेसेक्टमी। और ये दोनों मेथड ही सर्जिकल मेथड माने जाते हैं, बहुत एडवांटेजियस माने जाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, इस सर्जिकल मेथड का मिसयूज भी किया जाता है। मिसयूज का मतलब क्या है? अगर किसी के अंदर मान लो कुछ कॉम्प्लिकेशन हो जाती है फर्टिलाइजेशन के अंदर, और हमें पता होता है कि जो अंदर एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है वो सही तरह से नहीं हो रहा, उसमें कुछ कॉन्जेनिटल डिफेक्ट है, ऑर्गेन्स नहीं बन रहे, कुछ नहीं बन रहे, तो उस डिफेक्टिव एम्ब्रियो को हम क्या कर देते हैं, सर्जिकल मेथड के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। ये तो यूज हो गया आपका बढ़िया वाला, क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपनी बॉडी को मेंटेन कर रहे हैं, प्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करना है। अब मिसयूज क्या हो सकता है? मिसयूज क्या है इसका, ये आगे बहुत ज्यादा पीछे बहुत होता था, आजकल इतना ज्यादा हो गया है क्योंकि इस पर बहुत ही पनिशेबल ऑफेंस है। कहता ना, हर जगह पर लिखा होता है प्री नेटल टेस्ट इज पनिशेबल ऑफेंस। हर आप जब जाओगे वहां पर, क्या नाम है, हॉस्पिटल के अंदर, खासकर नर्सरी के जहाँ पे नर्सरी वाले और नर्सिंग वाले होते हैं, वहां पर हर जगह पे ये लिखा होता है प्री नेटल टेस्ट। प्री नेटल टेस्ट का मतलब हम नहीं पता कर सकते कि आइदर इज द मेल सेक्स और फीमेल सेक्स। तो वहां करता ही कौन है, वहां तो कोई पता ही नहीं करता है कि भाई मेल फीमेल कुछ भी हो जाए, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, समझ रहे हो। इसीलिए ये इंडिया में ज्यादा था पहले। अब तो खैर क्या ही बात है, अभी भी है खैर। हालांकि वांटिंग ऑफ अ पर्टिकुलर चाइल्ड, जनरली मोस्ट ऑफ द पीपल कैरी दिस प्रीनेटल टेस्ट। तो जनरली कैसे लड़कियां होती तो हम भ्रूण उस एम्ब्रियो को या फीटस को हम पेट के अंदर या सर्जरी के थ्रू क्या कर देते थे, बाहर निकलवा देते और खत्म कर देते थे। और ये बहुत पहले बहुत होता था, बहुत ज्यादा। तो इसके थ्रू हम पता कर सकते हैं कि जो सर्जरी के थ्रू अगर कोई डिफेक्टिव है तो हम उसको बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन अगर कोई मतलब पर्टिकुलर चाइल्ड के चलते अगर इस तरह से मान लो, क्या नाम है, करता है, तो उसे ऑफेंस मानते हैं। इससे सेक्स रेशो भी बहुत ज्यादा, क्या नाम है, डाउन हुई है। हरियाणा के अंदर तो वैसे भी पता है ये बहुत ज्यादा सबसे ज्यादा हम ऑल ओवर इंडिया के अंदर अगर हम इस चीज को देखा जाता है तो दो स्टेट में हम सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, एक हरियाणा में और एक राजस्थान में। और सबसे ज्यादा हरियाणा में होता है क्योंकि आज भी, अब तो वैसे कम हो गया है, हरियाणा के अंदर लड़कियों की संख्या सबसे कम मानी गई है। जो सेक्स रेशो है ना, सबसे कम, मतलब क्या नाम है, जो हरियाणा के अंदर 1000 लड़कों के ऊपर करीब करीब मुश्किल से 800 या 850 लड़के हैं वहां पर, 1000 लड़कियों के। मतलब देख सकते हो कि कितने कम है। और सिर्फ किस वजह से, अब बहुत से आपको ऐसे गांव मिल जाएंगे आज भी हरियाणा के अंदर जहां पर एक लड़की नहीं होगी, आप सिर्फ लड़के ही होंगे। अब हालांकि ये
चेंज हो रहा है काफी हद तक। वो सिर्फ किस वजह से होता था, वही चीज है कि लड़कों के होना आसान माना जाता था। लेकिन जब से एजुकेशन का विस्तार हुआ है ना, लड़कियों को भी देखा गया है कि वो हर फील्ड में जा सकती हैं, लड़कों से कम नहीं है। उसके बाद क्या नाम है, ये चीजें खत्म हो गई। तो इस तरह से ये आप सारा चैप्टर खत्म हो जाता है, ठीक है। और इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करोगे इसके।